अब चलते हैं तुम्हारे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में। देखो बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में क्या क्या है। इसमें कुछ दे रखा है कि किसी ऑर्गेनिज्म किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे कवर कर दिया। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बॉडी फ्लूइड्स होता है, जिसमें सबसे कॉमन होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो होता है वेस्ट मटेरियल या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन जो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें बॉडी कैविटी एक सीलियम होता है, और मतलब स्पॉन्जियो सिलेंट्रेट्स में कोई बॉडी फ्लूइड नहीं होता है। इसमें सीधा वाटर जो होता है बॉडी कैविटी में जाता है, और वहाँ पे बॉडी कैविटी जो होती है उनकी लाइंड होती है कुछ सेल्स से, जो एक्सप्रेस मतलब कि एक्सक्रीटरी रेस्पिरेशन वगैरह जो भी चाहिए होता है वो सब कर लेते हैं। ठीक है। अब है ब्लड। अब है ब्लड। ब्लड में देखो तीन पार्ट होते हैं। ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है 55%, और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है वो जो 55% होता है, 55% जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है, और इसमें प्रोटीन होता है 6 to 8%। और इसमें जो होता है प्रोटीन तीन टाइप के होते हैं, एक फाइब्रोजन होता है, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक तुम्हारा ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन होता है प्रोटीन। अब फाइब्रोजन क्या करता है? फाइब्रोजन करता है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में काम, मतलब कि ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका काम होता है। और ग्लोबुलिन का होता है जैसे एंटीबॉडीज वगैरह होती है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम होता है इसका। ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या था? वाटर था, प्रोटीन था और मिनरल से। वाटर 90 to 92% और प्रोटीन हो गए 6 to 8%, और तुम्हारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो गए, जो कि Na पॉजिटिव हो गया, C2 पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, HCl3 पॉजिटिव हो गया, HC3 नेगेटिव हो गया, सेल नेगेटिव हो गया। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था। HCl ये होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन ट्रांसिएंट स्टेज। ठीक है। तो ट्रांसिएंट फॉर्म में ये तुम्हारा ये सारी हमारे बॉडी हो ये सब होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है। तो इसको देख लो। प्लाज्मा 55%, 45% फॉर्म एलिमेंट और फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, जिससे ये तुम्हारा ब्लड बनता है इसमें। तो इसमें ये सब इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। एक चीज़ और, कि जो प्लाज्मा होता है, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दें तो उससे सीरम बनता है। ठीक है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चलते हैं आरबीसी। सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट इन द एक एक मिनट। हाँ, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं 45% होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें आरबीसी होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है, ल्यूकोसाइट्स, जिसे दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल, वाइट इन कलर होते हैं, हेमोग्लोबिन नहीं होता है इनके अंदर। फिर तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड के अंदर। अब है आरबीसी। आरबीसी का सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद में ये 5 मिलियन से 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब जो ब्लड होता है उसके अंदर 5 बिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर याद रहना चाहिए। फिर ये कहाँ पे बनते हैं? ये फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो में ये फॉर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये बाई कनकेव होते हैं। ठीक है, बाई कनकेव होते हैं, मतलब कि इस तरीके से होते हैं। कनकेव लेंस पढ़ा है ना। अब है 2 से 16%, जो 2 से 16 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स होते हैं। 12 से 16, सॉरी, दो मैंने बोल दिया, 12 से 16 ग्राम होते हैं। ठीक है। 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन एक 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, 12 से 16 ग्राम। ठीक है। उसके बाद में इसकी जो लाइफ होती है 120 दिन की होती है। ये डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं ये, मतलब कि हमने आगे जाके हम पढ़ेंगे ह्यूमन चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ में, कि स्प्लीन जो होता है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। उसके बाद में अब दूसरा पार्ट, पहला हो गया आरबीसी, अब दूसरा है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका अप्रॉक्स 10 दिन की लाइफ होती है। ये 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, और इन्हें डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसको ना कैसे याद रखेंगे, कौन से ग्रेनुलोसाइट होते हैं, कौन से ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं? मेरे को दिक्कत होती थी, मैंने बना लिया इसका MLA। ठीक है, MLA। ए से होता है ए ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, और
लिम्फोसाइट, ठीक है। ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखो इसमें हमें एमएलए याद रखेंगे तो बाकी जो बचेंगे वो ग्रेनुलोसाइट्स में होंगे, ठीक है। एमएलए मतलब कि ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज क्या क्या होती है, लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 से 25% होते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं 60 से 65% होते हैं, और ईसोनोफिल 2 से 5% होते हैं, बेसोफिल 0 से 5। तो हर बार देखो, मुझे नहीं पता क्या तरीका है नीट बनाने का, पेपर बनाने का, लेकिन हर बार जो है बोलते हैं टीचर्स कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखो, लेकिन ये बीच में से कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। बीच वाला पूछेंगे इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में कन्फ्यूजन होता है। तो बेसोफिल सबसे कम होता है, इसिनोफिल 2 से 5% होता है। हो सकता है ये इस बार बीच में से पूछ लें और सबसे ज़्यादा कम ना पूछें। अब है इसमें मैंने थोड़ी चीज़ें लिख रखी हैं। तो इसमें क्या है कि एसिनोफिल्स जो 2 से 3% होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस को ये रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन को ये रेजिस्ट करते हैं। बेसोफिल्स जो से 0.5 से 1% होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हिपेरिन, विच इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। तो ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शन की जब बात आती है तो यहाँ पे बेसोफिल्स की बात आएगी, और जब यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे एसिनोफिल्स की बात आएगी। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन जो है सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन भी ये करते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये होते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब कि ये सीधे फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं ये, ठीक है। तो ये मोस्ट जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस वाले होते हैं, और मोनोसाइट्स जो होते हैं 6 से 8% जो होते हैं वो भी फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। अब आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 से 25%, वो लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 से 25% होते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी देता है, ठीक है, सेल्यूलर इम्यूनिटी देता है। और ये जो होता है बी लिम्फोसाइट, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सारे। इसमें जो ये है इसके कितना परसेंटेज होते हैं और ये क्या करते हैं, खासकर एलर्जिक और इन्फ्लेमेशन, ये ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। ये तुम्हें ह्यूमन हेल्थ में भी पढ़ लेते हो, और ये फैगोसाइटिस दोनों में होता है। ये क्योंकि बड़े होते हैं और ज़्यादा होते हैं, ये मतलब ये फैगोसाइटिस करते हैं दोनों, ध्यान रखना इसका। अब है आगे चलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तीसरा जो पार्ट था प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और उससे थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये कहाँ पे बनते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में ये बनते हैं ये, और ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी, आरबीसी की 5.5 मिलियन है, उसका 6 से 8 हज़ार है, और इसका 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, ठीक है। तो ये हो गया कवर सारा। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक होती है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो हमारे जो होती है यहाँ पे 2 सरफेस एंटीजेंस होते हैं, केमिकल दैट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। सरफेस एंटीजेंस किसको कहते हैं, वो एंटीजेंस वो होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडीज़ जो है इनके खिलाफ बनती हैं उनको, मतलब कि अगर ये एंटीजेंस होते हैं उनके लिए एंटीबॉडीज़ बनती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। तो 2 सरफेस एंटीजन केमिकल दैट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी होता है इनका। सिमिलरली द प्लाज्मा और द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन द 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। इसको एज इट इज याद रखना। प्लाज्मा देखो आरबीसी नेमली ए एंड बी, सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा के अंदर कहाँ एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और आरबीसी की जो सरफेस है ना उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, आरबीसी की सरफेस पे फेस पे एंटीजन होते हैं, और जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है उसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती हैं अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है।
अगेंस्ट द एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीबॉडी और आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होते हैं। अब है अगला चलते हैं, तो अब है ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना। हाँ, अगर अगर हम जो है ग्रुपिंग तमीज़ से नहीं करेंगे, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं तो हम गलत मतलब कि ए में बी डाल देंगे तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो है अटैक कर देती हैं, तो उससे क्या होता है, क्लम्पिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो सकता है। बस मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो सकता है, इसको दिमाग में रख लेना हल्का सा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसका एंटीजन तो ए होता है, लेकिन उसके अंदर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी के लिए होती है। मतलब कि अगर ए को बी दे दोगे तो बी के खिलाफ जो है वो हमला कर देगा और वो उड़ा देगा, ठीक है। तो ये होता है चक्कर। और बी के अंदर जो है एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी जो है बी ए होगी। और ये किसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, ये ए को डोनेट कर सकते हैं, वो डोनर, सॉरी, जो ये इन्हें कौन डोनेट कर सकता है, ए को ए डोनेट कर सकते हैं या ओ डोनेट कर सकता है, बी को बी डोनेट कर सकता है या ओ डोनेट कर सकता है। अब ए बी जो होते हैं इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। इनके पास एंटीजन तो दोनों होते हैं, लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब कि ये कोई भी ब्लड देने ये अटैक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोनर ग्रुप क्या होते हैं इसमें, इसमें कौन कौन इनको दे सकता है, सब दे सकते हैं इनको, ठीक है। अब है ओ जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो उसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होता, ठीक है। एंटीजन नहीं होता तो वो किसी के अंदर भी भेज दो तो भाई उसकी एंटीबॉडी इसके खिलाफ जो है अटैक ही नहीं करेगी। तो इसके पास एंटीबॉडी लेकिन सारी होती हैं, तो ये सिर्फ ओ से ले सकता है और ये सबको दे सकता है, ठीक है। एंटीबॉडी सारी होती है, मतलब ए भी होती है, तो कोई सा भी ब्लड तुम दे दो उस पर एंटीबॉडी अटैक कर देंगी। अब आगे चलते हैं, ये था इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो जो मैंने कट किया है ना वो मैंने साइड में कवर किया है, इस वजह से ही मैंने वो कट किया है, ठीक है। तो अब है स्पेशल केस ऑफ आर एच। अब है दूसरे टाइप की जो ग्रुपिंग होती है, आर एच ग्रुपिंग होती है। आर एच ग्रुपिंग होती है, मतलब कि ये जो होते हैं इसका नाम इसलिए आर एच रखा गया है, ये रेसिस मंकी के बेसिस पे रखा गया है। ये एंटीबॉडी, ये जो आर एच एंटीजन होता है ये सिमिलर होता है वन प्रेजेंट द रेसिस मंकी, ठीक है। उसके बाद में आर एच पॉजिटिव जो है ह्यूमंस में 80% जो लोग होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं और 20% आर एच नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद होनी चाहिए। अब है आर एच, इसमें एक स्पेशल केस होता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें क्या होता है कि मदर जो होती है वो नेगेटिव होती है, आर एच नेगेटिव होती है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये पूरी लाइन याद नहीं रखनी है। इसमें होता है तुम्हें प्रेग्नेंट मदर जो होती है वो नेगेटिव होती है और फीटस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तुमने 12th तो करी होगी, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो प्रेग्नेंट मदर इज़ नेगेटिव और फीटस इज़ पॉजिटिव, ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लो, पहली चीज़। उसके बाद में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये वेल सेपरेटेड होते हैं। मदर और बच्चे का जो ब्लड होता है वेल सेपरेटेड होता है बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या हो सकता है कि आर एच जो ब्लड है, आर एच पॉजिटिव ब्लड जो बच्चे का है वो माँ में जा सकता है, माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, माँ के पास में माँ तो आर एच नेगेटिव है, लेकिन वो जो है आर एच की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आगे कोई प्रेगनेंसी होती है तो आगे अगर प्रेगनेंसी होती है तो माँ का अगर ब्लड बच्चे के अंदर चला गया तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ उसके साथ आर एच के खिलाफ एंटीबॉडीज़ चली जाएंगी। उससे बच्चे में जो है वो जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, वो फैटल हो सकता है, उसको बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लाइटोसिस फर्टिलिस, ठीक है। इसका नाम याद रखना। इसमें क्या कंडीशंस होती हैं मैंने पूरी बता दी है, और किसके अंदर कौन सा वो होता है, ब्लड होता है, वो देख लेना, ठीक है। तो ये है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको यार मेरे को लग रहा है वो बड़ा ही वो करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता कैसे है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, इसमें कोई स्टेटमेंट है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो there's a clot of coagulation formed mainly in the network of the thread called fibrins.
इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जो कोगुलेशन या क्लॉट या कोगुलम बनता है, ये किससे बनता है मेनली? कोगुलम या फिर क्लॉट जो बनता है मेनली जो बनता है ये नेटवर्क और थ्रेड से बनता है, जिसको हम फाइब्रिन्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फाइब्रिन्स बोलते हैं। और ये फाइब्रिन क्या होता है? विच इज़ डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, जिसमें क्या होता है फाइब्रिन्स में जो है डेड एलिमेंट जो है होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका कोगुलम बनता है, जो तुम्हारा करंट बनता है हाथ पे। अब बात करते हैं, ये फाइब्रिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, जो कि एक्टिव फॉर्म में तब बनता है, मतलब कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में जब थ्रोम्बिन एंजाइम उसमें प्रेजेंट होती है ब्लड में। तो और लेकिन ये थ्रोम्बिन एंजाइम जो होती है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जो प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होती है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन तब बनता है जब ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम होती है। तो ये कैस्केड ऑफ जो रिएक्शंस हैं इस सब से मिलके ये कोगुलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो कोगुलम बनता है वो बनता है फिब्रिन से। फिब्रिन क्या करता है? फिब्रिन जो है डेड पार्टिकल जो होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, डेड और डैमेज पार्टिकल जो होते हैं उसको जो है ट्रैप करता है अपने अंदर, और उससे कोगुलम बनता है। अब ये फाइब्रिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन के फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। और किसके प्रेजेंस में ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस में। और थ्रोम्बिन जो होता है ये खुद जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम के फॉर्म में, थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में। तो ये हो गया। अब इसमें है कि अगर कोई इंजरी होती है ना तो हमारे प्लेटिलेट जो होते हैं ये रिलीज़ करते हैं कुछ फैक्टर्स जो एक्टिवेट कर देते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। और इंजरी से दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सर्टेन फैक्टर्स से रिलीज़ होते हैं टिश्यू के द्वारा, ठीक है, टिश्यू के द्वारा, जो कि इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। कैल्शियम जो है कहाँ कहाँ काम आता है? देखो कैल्शियम बॉडी में काम आता है, एक तो ये क्लॉटिंग में काम आता है। और कैल्शियम हमने पढ़ा था कि मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर भी कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। जब कैल्शियम हमारे मसल्स में से निकलता है तो वो ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद में जो उसकी मास्किंग साइट होती है, ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के साथ में जुड़ जाता है, ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो फ्री हो जाता है। और उसके बाद में जो होता है मायोसिन जो है वो उस पे जाके जुड़ जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आगे अभी पढ़ा दूंगा। मैंने बस इसलिए बताया कि कहाँ पे कैल्शियम यूज़ होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, एक मेरे को कन्फ्यूज़न होता था कि कैल्शियम और कॉपर के बीच में जो वहाँ पे स्पर्म में होता है ना, तो स्पर्म में भी कैल्शियम बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। लेकिन कॉपर जो होता है वो उसकी मोटिलिटी वगैरह कम करता है। तो मैंने जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम वो मैंने बता दिया। अब है आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि इंजरी जो है दो फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। कौन कौन रिलीज़ करता है? एक तो प्लेटिलेट रिलीज़ करता है और एक क्या करता है, टिश्यू रिलीज़ करता है कुछ फैक्टर्स। प्लेटिलेट भी फैक्टर्स रिलीज़ करता है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि, और ये वाला जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये है तुम्हारा प्लेटिलेट जो है फैक्टर्स रिलीज़ करता है और टिश्यू भी फैक्टर्स रिलीज़ करता है जो इनिशिएट करता है कोगुलेशन। और कैल्शियम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस अब है तुम्हारा लिम्फ। देखो लिम्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिम्फ देखो, एज अ ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, जैसे ब्लड जो है कैपिलरी से पास कर रहा है टिश्यू इन द टिश्यू। तो टिश्यू में क्या होता है, वाटर और वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज होते हैं, वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज, स्मॉल सब्सटेंसेज जो हैं ये निकल जाते हैं। और ये दिस फ्लूइड ये जो फ्लूइड होता है मूव आउट इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो ब्लड ब्लड पासिस द कैपिलरीज इन द टिश्यूज, जब ब्लड जो है कैपिलरी से पास कर रहा होता है तो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो तुम्हारे कैपिलरीज से निकल के मूव आउट कर जाते हैं इनटू स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो ये सेल्स के बीच की जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं उनके बीच में मूव आउट कर जाते हैं। दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसके क्या होते हैं, सेम कंपोनेंट एज प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा के जैसे ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखने के लिए, वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये स्पेसेस बिटवीन द सेल्स जाते हैं, और इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या होता है, कंपोनेंट इसका सेम होता है एज द प्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या छोड़ते हैं?
ठीक है, क्या छोड़ के जाते हैं, तो ये कैपिलरीज में क्या छोड़ देते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और प्रोटीन जो हो गया, प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन जो होते हैं वो ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जाते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स और लार्ज प्रोटीन जो है ये उसमें ही छोड़ देते हैं, ब्लड में ही छोड़ देते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रन गैसेस। बहुत ही गंदी राइटिंग है मुझे पता है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रन गैसेस, लेकिन मैं मुंह से तो बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रन गैसेस का फंक्शन होता है। लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो लिम्फ जो होता है इसका फीचर क्या है, लिम्फ जो होता है ये फ्लूइड जो होता है, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूट्रॉन्स हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फैट होता है ये भी लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो होते हैं इंटेस्टाइनल वेलाइज होती हैं, जो हमने अब चैप्टर तो हटा दिया है वो वाला, लेकिन उसमें क्या होता था, इंटेस्टाइनल वेलाई होती हैं जिसके थ्रू उसमें लैक्टिल्स प्रेजेंट होती थी, जिसके थ्रू तुम्हारा जो था फैट एब्जॉर्ब होता था। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है इसमें, न्यूट्रॉन्स हार्मोन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स और हार्मोन्स तुम्हारे ट्रांसपोर्ट करता है ये, और कलरलेस होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा लिम्फ। अब कवर करते हैं तुम्हारे सर्कुलेटरी पाथवे। देखो, पाथवे दो टाइप के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क्स में होता है, क्लोज्ड होता है एनालिड्स और कॉर्डेट्स में। ठीक है, एनालिड्स और कॉर्डेट्स में होता है। अब देखो, दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी में आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का आ गए। ठीक है, क्लोज्ड में तुम्हारा एनालिडा, कॉर्डेटा आ गए, वर्टिब्रेटा, ये सब हम क्लोज्ड वाले होते हैं। ठीक है, ओपन ओपन में एक चीज़ और है, हेमोकॉर्डेटा। हेमोकॉर्डेटा भले से बहुत ऊपर का फाइलम है, लेकिन उसमें हेमोकॉर्डेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है और लार्ज वेसल्स होती हैं जो कि सीधे से ओपन स्पेसिस कैविटीज़ में ब्लड लेके जाती हैं, साइनसिस में। जैसे कि तुमने उसमें पढ़ा होगा कॉकरोच में, कि जो है ब्लड डायरेक्ट कैविटीज़ में जाता है। ठीक है, और उसमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको सीधे से नला दिया जाता है ब्लड के साथ में। अब है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तुम्हारा सर्कुलेटरी थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ द क्लोज नेटवर्क में सर्कुलेट करे जाते हैं, और ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। ये ज़्यादा प्रिसाइसली ब्लड को जो है फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, बस इसमें जो है मोर प्रिसाइसली ये देख लेना एक बार, बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्जांपल्स याद रखना एनालिडा से लेके कॉर्डेटा के बीच में। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, हेमकॉर्डेटा। ठीक है, अब है फिशेस। फिशेस जो होती हैं, अब है फिशेस। यार इसमें तो बहुत ही कम वो दिखा रहा है। तो फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है, तीन टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब कि दो चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें हार्ट से जो है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजनेटेड बनता है, और वहाँ से सीधे बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से सारा वापस हार्ट में चला जाता है। ठीक है, हार्ट से डिऑक्सीजनेटेड, फिर गिल्स, फिर ऑक्सीजनेटेड, फिर ब्लड बॉडी से, फिर हार्ट। ठीक है, ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब उसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सिंगल मत बोलना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, इनमें जो होता है थीन चेम्बर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एम्फीबियन रेप्टाइल्स में। क्या है इसका एग्जांपल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इसमें ब्लड होता है मिक्स होता है। देखो लेफ्ट एट्रियम, इसमें जो होता है लेफ्ट एट्रियम इस तरीके से होता है हार्ट इनका। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आता है, और यहाँ से जो होता है ब्लड दोनों का मिक्स होकर आगे भेज दिया जाता है कि भाई ये जो है ले जा आगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये हो गया। अब है डबल सर्कुलेशन प्रॉपर वाला जो होता है, वो किस में होता है, मैमल्स में होता है, एप्स में होता है, चिड़ियों में होता है, और मैमल्स में होता है, और तुम्हारे क्रोकोडाइल में होता है। क्रोकोडाइल में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर है वो चीज़। ठीक है, तो मैमल्स, एप्स और क्रोकोडाइल यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इसमें 4 चैम्बर्ड होता है। अब हमें ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक मस्कुलर हार्ट होता है, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड होता है। ठीक है,
अब ब्लड की एक बात और है, ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड होता है, ठीक है। स्पेशलाइज तो होता ही है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें वो ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो तुम्हारा ये है हार्ट, हार्ट के मैंने 4 चैम्बर ऐसे बना रखे हैं ताकि थोड़ा आसानी से ये सब इसमें लिखा है ना, इसको थोड़ा आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो इसका राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। तो राइट एट्रियम जो होता है, अब ये राइट वेंट्रिकल, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, और ये राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबको पता होता है ये, ठीक है। ये जो एट्रियम होते हैं, ये पहली बात तो ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये बिग होते हैं, वेंट्रल जो होते हैं लार्ज होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। फिर जो एट्रियम होते हैं ना, इनके बीच की तो वॉल होती है इंटरसेप्ट, देखो इंटरसेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये दो एट्रिया के बीच में इंटर और सेप्टम, मतलब कि कोई जो लेयर जो डिवाइड करती है उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है इसको। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो थीन मस्कुलर होता है, थीन मस्कुलर होता है। इतना याद रखना, जो एट्रियम से रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो पतली दुबली होती है, ठीक है। तो थीन मस्कुलर होता है एट्रियम से, और एट्रियम की जो वॉल होती है ना वो भी थीन होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिक होता है। तो थीन मस्कुलर, अब ये मस्कुलर भी याद रखना। अभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि थिन मस्कुलर, थिन वो थिक होता है, तो ऐसा करके भी पूछ लिया जाता है। तो पहली चीज़ है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है थिन मस्कुलर होता है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है थिक वेंट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद में एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, और वेंट्रिकल की जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, एट्रियम वेंट्रिकल द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड। हाँ, तो ये जो वॉल्स होती हैं एक सेम साइड की, मतलब कि ये वाली जो वॉल होती है ना, इसमें क्या लिखा है, थिक फाइब्रस। इन दोनों के बीच की वॉल जो होती है थिक फाइबर, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम हो गया, ये इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया, ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टम हो गया, ये एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम हो गया, ठीक है। और ये थिक फाइबरस होती है। बाकी ये एट्रियल, जो सिर्फ एट्रियल से कनेक्ट से रिलेटेड है वो सब थिन थिन होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थिन मस्कुलर, इसका भी ध्यान रख लेना यार, कभी क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थिक थिक तो बहुत में है, लेकिन थिक फाइबरस कौन सा है और थिक मस्कुलर कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे जो राइट की साइड होते हैं ना, यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, या फिर 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे होता है दो बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, मिट्रल वॉल्व्स जिसे कहते हैं। तो देखो, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस हार्ट में जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे, ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, ये तुम्हारे जो भी है कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें देखते हैं हार्ट में, डायग्राम में क्या क्या है। अब देखो, राइट वेंट्रिकल जो है तुम्हारा ब्लड, जो ये राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड कहाँ को भेजती है, ये भेजती है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती एक एक्सेप्शन है इसका, कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में भेजती है, और इकलौती है ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है अरोटा में ब्लड भेजती है, अरोटा में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वहाँ से बॉडी में जाता है। तो ये जो दोनों होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से याद रखना कि पहले ब्लड एट्रिया से इधर आता है, और इसके बाद में जो है तुम्हारा ब्लड जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में जाता है, जिसके अंदर सेमिल्यूनर वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। इसका जो होता है साइज जो होता है क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है, मतलब कि इस तरीके से। और तुम्हारा ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। थोरेसिक कैविटी कहाँ पे होता है, ये बिटवीन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो होता है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, ये इसकी लोकेशन। और ये तुम्हारा कहाँ से ये जर्मिनेट होता है, ये मेसोडर्मली जर्मिनेट होता है। ये सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है ये, तो अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो तुम्हें याद हो जाएंगे। क्या मेसोडर्मली क्लेंच फिश साइज होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, और थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। उसके बाद में चलते हैं आगे। जो ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स बैक के अंदर होता है, जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है, ठीक है। ये पेरिकार्डियम जो होता है डबल वॉल्ड होता है, और उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। उसमें तुमने लंग्स में पढ़ा था
उस उसमें भी डबल वॉल्ड होता है इसमें। और पेरिकार्डियल वो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे क्या है, पेरिकार्डियम बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेनस बैग को। प्लूरल मतलब कि उससे लंग से रिलेटेड होता है, कार्डियम मतलब कि हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इतना खतरनाक नहीं है इसमें कोई कंसेप्ट। ये जो वॉल्व्स होते हैं ना, ये जो वॉल्व्स होते हैं कोई से भी हो, चाहे सैमिल्यूनर हो या फिर ये ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वॉल्व हो, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं। अब है इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में, ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जब ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि भाई ये अरोटा है, ये वेना कावा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। जब ब्लैक एंड वाइट में होता है तो तुम्हें अलग अलग नहीं दिखता, तो इसका ध्यान रखना। ये अरोटा है, ये वेना कावा है, ठीक है। अरोटा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और तुम्हारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके बाद में ये बंडल ऑफ हिस होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। और ये एवीएन हो गया, ये एसएएन हो गया, साइनोएट्रियल नोड, ये एवीएन हो गया, एट्रोवेंट्रिकल नोड। और कोऑर्डिनेट एंडिनाई होते हैं ये राइट वेंट्रिकल। बाकी तो सब ये एपेक्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ये वेन्स वगैरह जो है, रोटा वगैरह, इसका ध्यान रखना। अब है आगे चलते हैं। अभी ये तो यही वही मैंने 4 चैम्बर का हार्ट बना दिया, राइट एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। ये है राइट और लेफ्ट पार्ट। अब इसमें जो है ब्लड आता है कहाँ से, वेना कावा से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और उस यहाँ पे क्या है, अब ये जो ये है लंग्स में जाता है, लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन जो होते हैं ब्लड लेके आती है लंग्स से, ये ऑक्सीजनेटेड लंग होती है। एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी ये डीऑक्सीजनेटेड, इकलौती आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और इकलौती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाता है, अरोटा ब्लड लेके जाती है तो भाई लास्ट वेंट्रिकल ही लेके जाएगा ना। अब है इसमें क्या क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो एसएएन और एवीएन की लोकेशन पहले पता होनी चाहिए। एसएएन जो होता है ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे होता है, ठीक है। मैंने इस तरीके से इस बॉक्स को इसलिए बनाया ताकि आसानी हो समझने में। ये राइट एट्रियम है, इसके इस कोने पे, मतलब कि ये क्या है, राइट की साइड में अपर कॉर्नर में है, ठीक है। तो इससे तुम्हें लोकेशन का पता चल जाएगा। अगर तुम देखो एनसीईआरटी साइड में रखना, अगर ये छोटे छोटे जो डायग्राम्स टाइप के ना, इसको साथ में बना लेना, थोड़ा आसानी हो जाएगी तुम्हें। फिर ये 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल 1 मिनट में, एसएएन का क्या काम होता है, ये 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल को बनाता है। इसका मतलब एवरेज जो होता है धड़कता जो है हमारा दिल है, ये 72 बार एवरेज धड़कता है, 70 से 75 बार ये धड़का सकता है। और ये इसकी डेफिनेशन क्या है, ये स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होता है, इसको नोडल टिश्यू बोला जाता है। और ये लोकेशन हो गई इसकी, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, एक ये पॉइंट हो गया। ये जो है इनिशिएट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसको पेसमेकर भी बोला जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो इसमें लिखे थे वो मैंने इधर कवर कर दिए इसके। अब है एवीएन। एवीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, एट्रोवेंट्रिकल नोड होती है, ठीक है। एवीएन जो होता है वो डिवाइडेड होता है एवी बंडल्स में, ठीक है। और ये एवी बंडल जो है एट्रोवेंट्रिकल सेप्टम से होके गुजरते हैं और इमर्जिस टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम जो होता है यहाँ पे एवी यहाँ से जो है इमर्ज करते हैं, यहाँ पे इमर्ज एट द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, और यहाँ से ये डिवाइड होते हैं राइट और लेफ्ट ब्रांच में, डिवाइड होते हैं। एंड दीज ब्रांचेस गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर। ये जो ब्रांचेस निकली दो यहाँ से, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है ना, तो यहाँ से 2 ब्रांचेस जो निकली हैं, तो ये जो हैं तुम्हारे ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये माइन्यूट फाइबर्स में टूटती हैं थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, मतलब कि ये पुरकिंजे फाइबर बनाती हैं। ये 2 ब्रांचेज जो निकली इससे जो है पुरकिंजे फाइबर्स बनती है। ये होते क्या है, ये नर्व्स होती हैं एक तरीके से, जो कि पूरे हार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन कर पाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये पूरे जो ये ब्रांचेज निकली है छोटे छोटे फाइबर्स में पूरे हार्ट के अंदर फैल जाती हैं, जो
जिससे कि ये जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये एवीएन का काम क्या होता है, ये पूरे हार्ट के सेल्स तक पहुंचाने का काम है कि एक साथ में जो है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब एक चीज़ है कि ये मैंने क्यों लिखा इस तरीके से, इमर्जेस टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड सेट। देखो ये इसलिए लिखा क्योंकि एज इट इज़ ऐसी लाइन लिखी है यहाँ पे और इसी तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए लिखा है ये, ठीक है। अब है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेसमेकर किसे कहते हैं, SAN को कहते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, 72 एवरेज होती है, ये तो हम नॉर्मल लाइफ में भी जानते ही हैं। अब है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, उसको अलग कर देते हैं, बहुत ही गंदे नोट्स हैं मुझे पता है। कार्डियक साइकिल क्या होती है, जो हमारा हार्ट होता है ना वो रिलैक्स स्टेट में जब होता है उसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो है वेना कावा और पल्मोनरी वेन राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में जो है ब्लड लेकर आती है। वेना कावा क्या लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रिया में और वेना कावा राइट एट्रिया में। फिर क्या होता है, यहाँ पे SAN जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को और उससे एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब उसको क्या कहते हैं, एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब कि रिलैक्स स्टेट, ठीक है। तो SAN जनरेट करता है फिर एट्रियल सिस्टोल, उससे क्या होता है 30% ऑफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज इनटू द वेंट्रिकल। देखो एज इट इज़ लाइन है ये इसकी 30% इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में 30% का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 30% का इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट टू द वेंट्रिकल बाय द एवीएन। अब एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है तो वेंट्रिकल, ये जो एक्शन पोटेंशियल पहले एट्रिया में पहुंचा, अब वो जो है थ्रू द एवीएन, समझे ऊपर पड़ा था ना, एवीएन और एवी और बंडल ऑफ हिस्से जो ये परकिंजे फाइबर्स के थ्रू जो है वेंट्रिकल में जाता है ये एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल में जाता है तो क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, मतलब कि वेंट्रिकल जो है तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एट्रिया इस टाइम पे डायस्टोल में मतलब कि रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व्स होती हैं ना वो बैक फ्लो की वजह से ब्लड के जो है बंद हो जाती हैं वो, ठीक है। उसके बाद में फिर जब वेंट्रिकल सिस्टोल होती है तो वो कहाँ पे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होती हैं और राइट वेंट्रिकल से राइट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से LV लिख देता हूँ मैं, RV लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में जाता है और अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकल डायस्टोल आता है, मतलब कि अब ये रिलैक्स स्टेट में आ जाता है वेंट्रिकल्स। और जब ये रिलैक्स स्टेट में आता है और जब ये ब्लड जो है अटेम्प्ट करता है वापस जाने का, ठीक है, तो बैक फ्लो करने की कोशिश करता है तो उसमें सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाती है। उसके बाद में यही स्टेप जो है अगेन बार बार होते रहते हैं और इसी चीज़ को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। मैंने पूरी कार्डियक साइकिल को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, वरना ये कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी सी और इसको इस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि याद भी तो रखनी है ना चीज़ें। अब इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है, वो जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल में फिर वेना कावा राइट एट्रियम और ये वाला पार्ट याद रहेगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ये तो थोड़ा बहुत तुम 1-2 बार देख लोगे तो बस हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है। देखो जो हमारी वेंट्रिकल एक बार में जो ब्लड, और एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, ये 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है तो वेंट्रिकल। ये मतलब जो भी तुम्हारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुम्हारे वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं वो अच्छे से याद रखनी है। अब है अगला, अब है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, जब एक वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो एक वेंट्रिकल कितना ब्लड को पंप करता है वो चीज़ होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल जब पंप करता है, ठीक है, गलती मत करते ना, एट्रियल का चक्कर नहीं होता, यहाँ पे वेंट्रिकल का होता है, ठीक है। तो एट द एंड क्योंकि वेंट्रिकल ही पंप करती है ब्लड आगे को तो बॉडी की तरफ, ठीक है। तो वेंट्रिकल
70 ml एक बार में जो है पंप करती है ब्लड, ठीक है। और हमारी जो ये कार्डियक साइकिल थी, ये पूरी जो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। और इस कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, तो वो हमारा जो है स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमारा 70 ml आ गया। और 72 तो हमारी हार्ट एवरेज जो है हार्ट रेट होती है वो 72 होती है। तो 5000 ml जो है पर मिनट, 5000 ml पर मिनट जो है हमारा कार्डियक आउटपुट आता है। कितना आता है, 5000 ml। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 2 टाइप की साउंड्स होती हैं, लब और डब। लब साउंड जो होती है वो कस्पिड क्लोजर्स की वजह से होती है, जो कस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड दोनों टाइप के जो कस्पिड होते हैं उसके क्लोजर से होती है। और डब जो होती है सेमिल्यूनर वॉल्व्स के क्लोजर से होती है। तो इसको कैसे याद करें, लब डब। लब डब तो याद हो जाएगा। लब डब, लब तो पहले क्या बंद होता है, पहले तुम्हारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होता है तो वो पहले आएगा, और उसके बाद में सेमिल्यूनर वॉल्व्स होता है, उसके क्लोजर की वजह से आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है ये जो साउंड होता है इसका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। और ये एक कार्डियक साइकिल में ये दोनों साउंड्स आती हैं, एक कार्डियक साइकिल में ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब है ईसीजी। ईसीजी में मेन चीज़ क्या है, ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इसमें मैंने सीधे सीधे भाई बहुत क्लियरली लिखा है, मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। और ऑब्टेन क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनता होगा ना इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ मशीन का नाम है, ग्राफ मशीन का नाम है, और ग्राम जो है ऑब्टेन होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है ये। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये क्या चेक करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। और हमारी जो बॉडी होती है इट कैन ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट टू देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो हमारी बॉडी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकती है और हार्ट रेट को भी ऑल्टर कर सकती है। तो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से मिलके तो कार्डियक आउटपुट बनता है। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को हम रेगुलेट कर सकते हैं तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट को भी कर सकते हैं। इन दोनों के होने से तो कार्डियक आउटपुट बनता है। अब है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ग्राफ नहीं, ग्राफ मशीन का नाम है। अब है पहली चीज़, ये होता है PQRS करके, PQRST का ये ग्राफ बनता है, ग्राम बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब QRS जो होता है इसको, इस नंबर ऑफ QRS पर मिनट से हम बता सकते हैं कितनी और हार्ट बीट होती है। यार इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हैं लोग। QRS से क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हम काउंट कर सकते हैं, मतलब QRS के नंबर को काउंट करके हार्ट बीट हम काउंट कर सकते हैं। अब इसमें 3 लीड लगती हैं, एक लगती है ईच रिस्ट पे, दोनों रिस्ट पे लगती है एक, और एक लगती है लेफ्ट एंकल ऑफ द पैर पे, ठीक है, पैर लेग के एंकल जो होता है उस पे लगती है, ठीक है। तो एक एक दोनों रिस्ट पे लगती है और एक लेफ्ट एंकल पे लगती है। अगर हमें डिटेल्ड इवेल्यूएशन चाहिए तो डिटेल इवेल्यूएशन के लिए हमको थोड़ी मल्टीपल लीड जो है चेस्ट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, डीपोलराइजेशन। देखो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन बोला गया है, ठीक है। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होता है। फिर है P जो है डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। QRS डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को। और जो T वेव होती है वो रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को डिनोट करती है। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि ये डायस्टॉल स्टेज है, मतलब कि अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है रिलैक्स स्टेज में आ गई है। तो और एक चीज़ और है, ठीक है, तो ये सिस्टोल, डाइपोल वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को कहते हैं, और ये सिस्टोल को मार्क करता है, सिस्टोल बोल लेते हैं ये जो सेगमेंट होता है इसको सिस्टोल बोलते हैं, इसको सिस्टोल नहीं बोलते। ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि P पॉइंट से स्टार्ट होता है तो P पॉइंट सिस्टोल होता है, नहीं, ये वाला जो ये QRS वाला पॉइंट होता है ना, इसे सिस्टोल बोलते हैं और इसको एंड ऑफ सिस्टोल बोलते हैं। और ये रीपोलराइजेशन,
रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं ये मतलब कि बेसिक बेसिक जो है कन्फ्यूजन्स हैं यही होते हैं। एक ये कन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और तुम्हारा एक कन्फ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो इन्हें बहुत ध्यान से रखना। इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है और ये ज़्यादातर लोगों के लिए सेम होता है, मोस्टली सेम फॉर ऑल। अब है आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारी ना वेन्स और आर्टरीज होती हैं उसमें 3 लेयर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। पहली चीज़ तो ये इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटीमा अंदर होगी, मीडिया बीच में होगी और एक्सटर्ना बाहर होगी, ठीक है। अब ये किससे बनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वामस एंडोथेलियम से बनी होती है, स्क्वामस एंडोथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक है। पहली चीज़ स्क्वामस एपिथेलियम या एंडोथेलियम से बनी हुई होती है। क्या, ट्यूनिका इंटीमा। फिर है ट्यूनिका मीडिया, किससे बनी होती है, स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, याद रखना। उसके बाद में ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, कोलेजन से बनी हुई होती है। एक्सटर्ना जो होती है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से बनी हुई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो रटने वाली चीज़ें होती हैं जो याद होनी ही होनी चाहिए। जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये वेन्स में होती है थिन और आर्टरीज में होती है थिक, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेन्स में कौन सी लेयर जो थिक होती है, वेन्स में कौन सी लेयर थिन होती है, ट्यूनिका मीडिया। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं डबल सर्कुलेशन पे। अब देखो डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है इसमें। ये वाला पार्ट जो होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को दिखाता है और ये वाला पार्ट जो होता है ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को शो करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा, वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा पल्मोनरी आर्टरीज को, और वहाँ से फिर वो लंग्स में जाएंगी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी। इस पूरी साइकिल को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर दूसरा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू बॉडी में भेजती है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू बॉडी में भेजती है और जो है बॉडी फिर उसको यूज़ करके ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है और फिर वो वेन्स और वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आ जाती है और ये मतलब सीधी सी बात है, इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये भी लिख रखा है मैंने, ये क्या होती हैं, ये आर्टरीज बॉडी पार्ट में, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज हो गई, ये वेन्स वेन्यूल्स और वेना कावा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका देखो ल्यूमन जो है चौड़ा होता है, ये आर्टरी होती है और ये वेन्स होती हैं, ये तुम्हारा पतला होता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्रेशर से जाता है ना ब्लड, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं आर्टरीज। अब है हमारी बॉडी में ना हाँ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या करता है, ये न्यूट्रेंट्स जैसे कि न्यूट्रेंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, एसेंशियल सब्सटेंस को टिश्यूज़ तक लेके जाता है और क्या लेता है वापस, CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस को वहाँ से वापस लेता है, ठीक है। अब 2 टाइप के जो होते हैं हमारे कनेक्शंस होते हैं हमारे अंदर, बढ़िया कनेक्शंस जो कि स्पेशल कनेक्शंस होते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है एक, और एक होता है कोरोनरी सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये यूनिक होता है बिटवीन द, ये हमारे अंदर यूनिक होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में होता है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, ये क्या याद रखना है इसमें, ये होता किसके बीच में, ये डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में होता है, इसको पहले बहुत क्लियर रखो। डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है, इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर आती है टू द लिवर। पहले ब्लड जो है इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ आता है और लिवर में वो छन जाता है ब्लड को बिफोर डिलीवरिंग टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। तो ब्लड जो है तुम्हारा पहले हेपेटिक पोर्टल वेन इसमें लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंटेस्टाइन से ब्लड जो है पहले लिवर में आता है, इंटेस्टाइन टू लिवर में आता है और उसके बाद में
उसको डिलीवर बिफोर डिलीवरिंग द टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिस्टम को डिलीवर करने से पहले इंटेस्टाइन से ब्लड जो है लिवर की तरफ आता आता है। किसके बीच में होता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में होता है और लिवर के बीच में होता है, ठीक है। और हेपाटिक पोर्टल वेन इसमें काम कर रही होती है। फिर है कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल। कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल में क्या होता है कि टू और फ्रो फ्रॉम द कार्डियो मस्कुलेचर, मतलब का हार्ट को जो ब्लड लेके और वहाँ से लेके आती है और जाती है उस वो इस सिस्टम को हम कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड, कोरोनरी आर्टरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है। अब है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रेगुलेशन ऑफ द किडनी अभी रह गया तो इसको भी करवाते हैं, लेकिन पहले ये करवा देता हूँ मैं, डिसऑर्डर ये वाला करवा देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखो, हाई ब्लड प्रेशर किस चीज़ को बोला जाता है? अगर तुम्हारा प्रेशर जो है हाइयर है देन द नॉर्मल, 120 से 80 जो होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। 120 से 80 जो होता है नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ 120 mmHg, ये यार मतलब वही तुम्हारा जो तुम्हारा वो थर्मामीटर कह रहा हूँ, जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर होता है वो मरकरी के बेसिस पे होता है, कितने मिलीमीटर मरकरी जो है तुम्हारे डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। तो अगर इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140 से 90, अगर रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140 to 90 या 140 to 140 over 90, ठीक है, इट शोज हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे जो है क्या चीज़ के स्टेटमेंट का याद रखना है? हाइपरटेंशन सिस्टम फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80। अब यहाँ पे तो ये लिखा है कि हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ठीक है, तब उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आ सकते हैं। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर से क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ट किडनी और ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या ऐसे होती है? देखो, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय द इंट्रिंसिकली। जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हार्ट को खुद अपना रेगुलेट करता है, और ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू। जो तुम्हारा वो SAN होता है ना, वो खुद ही अपना मैनेज कर लेता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो। लेकिन जो तुम्हारा इसके ऊपर जो होता है इससे क्योंकि हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, मतलब कि ऑटोनोमस होता है, मतलब खुद काम करता है हार्ट। वो देखा है ना कि तुम्हारा हार्ट मरने के बाद भी काम करता रहता है लगातार, तो इस वजह से करता है क्योंकि मायोजेनिक होता है, उसको कोई एक्सटर्नली स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। अब है हमारी बॉडी में स्पेशल न्यूरल सिस्टम्स भी होते हैं जो कि इसको थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है तुम्हारा स्पेशल न्यूरल सेंटर। और ये चीज़ और ध्यान रखना यार, स्पेशलाइज्ड मसल होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नोडल मस्कुलेचर जो SN होता है वो स्पेशलाइज्ड मसल होती है, ठीक है, नर्व्स नहीं होती, वो स्पेशलाइज्ड मसल होती है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा जो होती है स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर होता है जो स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर होता है इन द मेडुला, जो कि तुम्हारे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? ANS के द्वारा। तो ये ANS सिस्टम जो होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है, उसमें दो सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो सब कुछ बढ़ाता है। मैं ऐसे एरो बना देता हूँ यहाँ पे, इस जब तुम रिवीजन करोगे ना तो बस इतना याद रख लेना कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है एरो ऊपर है, मतलब हार्ट बीट को बढ़ाता है, वेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ये सब चीज़ें बढ़ाता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है नीचे करता है कि वो पैरा जो है कम कर देता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक उल्टा करता है। वैसे तो मैं इसका न्यूमेरिक सोच रहा था कि सिंपैथी आती है, लेकिन नहीं भाई, सिंपैथी विम्पैथी का नहीं है, उल्टा चक्कर है। सिंपैथी विम्पैथी कुछ नहीं है इसमें बढ़ता है सब कुछ, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा ये करता है, ठीक है, स्पेशल न्यूरल सिस्टम होता है। अब दूसरा है तुम्हारा जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, जो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, वो भी तुम्हारे कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है। वो भी कार्डियक आउटपुट वाले, जैसे जो तुम्हारे एंडोर्फिनॉन एंड वो जो होते हैं तुम्हारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, ये तुम्हारे कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू
हार्ट रेट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ाते हैं और ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये सिर्फ कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दो तुम्हारे सिस्टम हो गए। अब तुम्हारी बात करते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस की। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट जो होता है तुम्हारा, इसका दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कहीं पे थोड़ी मुझसे अगर बोलने में मिस्टेक हो तो माफ़ करना। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या करता है, ब्लड वेसल टू द हार्ट, वेसल जो है हार्ट को लेके जाता है। और यहाँ पे जो है जो ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये वेसल टू द हार्ट, हार्ट से हार्ट को जाने वाली आर्टरी जो होती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये वाली जो वेसल्स होती है ना, इसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू जो है इसमें जमा हो जाता है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, कुछ ये पूछा जा सकता है क्या जमा होता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो वेसल हार्ट को जा रही है, ये तो नाम से पता चलता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर तुम्हें याद है एथेरोस्क्लेरोसिस याद है तो तुम्हें ये पता रहेगा कि ये तुम्हारी हार्ट को जाने वाली आर्टरी है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ल्यूमन जो होते हैं नैरो हो जाती है, ठीक है। तो ये समस्या आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अब एंगिना में क्या होता है, एंगिना में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एंगिना, मतलब पूरा नाम क्या है, एंगिना पेक्टोरिस। इसमें क्या सिम्टम होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। एक्यूट चेस्ट पेन होता है, नो ऑक्सीजन, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। और इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट मसल तक पूरी तरीके से। और तुम्हारा ये कंडीशन जो होता है ये अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट इफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये जो है ब्लड फ्लो के कंडीशन की वजह से होता है, मतलब कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होता है, उसकी वजह से होता है। ये कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में, ठीक है। लेकिन ये जो है सारी एज ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन मोर इन द मिडिल एज और एल्डरली में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मैन एंड वुमेन एट एनी एज, लेकिन ज़्यादा कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में, अगर ड्यू टू द कंडीशन ऑफ ब्लड फ्लो। अब है हार्ट फेलियर। अब देखो हार्ट फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर क्या होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब ब्लड जो है हार्ट एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में मसल डैमेज हो जाती है हार्ट की, ठीक है, क्योंकि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड हो रहा होता है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट जो है चलना ही बंद हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है ये। कार्डियक अरेस्ट जो है हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट अटैक जो है मसल डैमेज हो जाती है, और हार्ट फेलियर मतलब ब्लड इज नॉट पम्प्ड इफेक्टिवली, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या, ब्लड नॉट पम्प्ड एफिशिएंटली। समटाइम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से होता है, ठीक है। हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है, क्योंकि कंजेशन ऑफ हार्ट लंग्स की वजह से होता है। और हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक मसल डैमेज की वजह से होता है, ड्यू टू द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड की सप्लाई सही से नहीं होती हार्ट तक, ठीक है। तो इस वजह से यह होता है। कंप्लीटेड चैप्टर, आगे बढ़ो।